अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। नाज़रीन, आज जो महंगाई की सूरत हाल है इस पर प्रोग्राम में बात होगी। IMF की शराइत मानने के लिए 170 अरब रुपए के टैक्सेस, एडिशनल टैक्सेस हैं। इन टैक्सेस पे गुफ्तगू होगी, इसका इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान की मईशत की आगे सिमत क्या नज़र आती है, आइंदा 1 माह 2 से 4 हफ्ते कब तक जाके ये प्रोग्राम फाइनलाइज हो सकता है। ये सारे अहम सवालात प्रोग्राम के स्टार्ट में आपको बताते हैं। मूडीज़ की तरफ से पाकिस्तान के इन्फ्लेशन रेट को लेकर जो खदशे का इजहार किया गया है कि ये 30% से ऊपर जा सकता है। अगर आपको मूडीज़ जो रेटिंग एजेंसी है उनकी वार्निंग या उनका जो एक्सपेक्टेशन है अबाउट इन्फ्लेशन वो रखें सामने, तो ये महंगाई की औसत शरह जो कि ऑलरेडी 27% पर है, ये 33% तक जाने का खतरा है। IMF के पैकेज से पाकिस्तान की मईशत बहाल होने का इम्कान भी नहीं है। मतलब अभी हमें और सपोर्ट की ज़रूरत भी पड़ेगी और मॉनेटरी पॉलिसी मज़ीद सख्त करना होगी। महंगाई की औसत शरह 33% हो सकती है और पाकिस्तानी मईशत को मुसलसल हकीकी तौर पर मुस्तकिल और मजबूत इंतज़ामिया की ज़रूरत है। खुराक की कीमत बढ़ने से पाकिस्तान को अदायगियाँ करना पड़ेंगी, जिससे गुर्बत मज़ीद बढ़ेगी। रुपये की कदर में कमी की वजह से दरामदाद महंगी हो रही हैं। तवानाई की कीमत में इजाफे से भी महंगाई की शरह में इजाफा होगा। महंगाई कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को मज़ीद सख्त करना होगा और पाकिस्तान में रमाबरस माशी तरक्की की शरह 2.1% रहने की तवक्को है। मैं राना एहसान साहब को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। प्रोग्राम में कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हमें ज्वाइन कर रहे हैं सर फैसलाबाद से। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, सीनियर माशी तजज़ियाकार हैं। शमसुल इस्लाम साहब हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल हैं। आप इस वक्त माहिर अजनास भी हैं, कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर भी साबिक। आप तीनों को बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मैं राना एहसान साहब आपसे पूछना चाहूँगा, ये महंगाई 33% आप लोगों ने अपनी गवर्नमेंट की बुनियाद पर कोई कैलकुलेशन की है, कहाँ पर ये जा सकती है शरह महंगाई की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब रुपया डीवैल्यू होता है और क्योंकि हमारी इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है जी, तो डेफिनेटली महंगाई जो है वो बढ़ती है। और फिर एक ये फैक्टर है, दूसरा ये कि IMF की जो शराइत हैं और वैसे भी जो आपकी जो सब्सिडीज़ जो गैस सेक्टर में और जो बिजली के सेक्टर में थी, और ख़ास करके गैस की प्राइसेस जो हैं 2020 से रिवाइज़ नहीं हुई थी, तो वो जो करेक्शंस हमें करनी पड़ी हैं और IMF का मुआहदा जो कि मेरे ख्याल से जिसका अभी कोई और अल्टरनेटिव नहीं है शॉर्ट टर्म में, यही एक रास्ता है कि हम मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाएं और जो हमारे जो रिजर्व्स की सूरत हाल है उसको बेहतर करने का ये एक ही रास्ता है। तो वो सारे इक़दामात जब ले रहे हैं उससे डेफिनेटली महंगाई बढ़ेगी, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं और तल्ख़ हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि अगर ये रास्ता ना अपनाया जाए तो फिर जो सूरत हाल होगी वो इससे कई गुना बदतर होगी और महंगाई कई गुना इससे ज़्यादा होगी जो आज सूरत हाल है। तो ये मैं समझता हूँ आपने रुकने की बात की, ये जब हम लोग ये इक़दामात अब जो ले रहे हैं इस मुआहदे को बहाल करने के लिए, और अगर हम लोग अपनी जो वसाइल हैं उसके अंदर रहें, वसाइल से मतलब आपकी जो एक्सपोर्ट और रिमिटेंसेज हैं उनको हम इक्वेट करें इंपोर्ट्स के साथ, अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करें और जो हमने अपनी डेट पेमेंट्स करनी है उसको कवर करें, और इस तनासर से हम अगर मईशत को चलाते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि महंगाई जो है वो डेफिनेटली रुकेगी, रुपया भी स्टेबलाइज होगा। और अभी तो हमें उम्मीद है कि रुपया थोड़ा नीचे स्ट्रेंथन होगा। अच्छा, जब ये IMF का मुआहदा होता है, हमें और भी जो इनफ्लोज एक्सपेक्टेड हैं वो आते हैं तो रुपया स्ट्रेंथन होगा, तो फिर ये डेफिनेटली महंगाई जो है एक ठहर जाएगी। लेकिन अगर हम वही काम करेंगे जो PTI के दौर में होता रहा कि हम लोग अपनी इकोनॉमी को ओवरहीट करेंगे, हम लोग जो है बड़े खसारे करेंगे, बड़े फिस्कल डेफिसिट्स करेंगे, बड़े करंट अकाउंट डेफिसिट्स करेंगे, तो फिर उसका इम्पैक्ट जो है वो इसी तरह की 170 हाल अरब में के नजर आएगा ये जो टैक्सेस हैं, अगर ये जो टैक्सेशन मेजर्स है, शमसुल इस्लाम साहब मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ, ये इसमें कितने आपको लगता है कि प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव या कहा जाए रिफॉर्म्स के हवाले से अगर कोई कदम आपको नजर आता है इनमें, या फिर ये वही है जो साबका हुकूमतें करती आती हैं कि मजीद बोझ आवाम पे डाल दिया जाए? शमसुल इस्लाम साहब आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जी, इस वक्त हम जो टैक्सेशन सिस्टम चला रहे हैं वो रिग्रेसिव टैक्सेशन है। हमने जितने भी टैक्स, अभी कल जो स्पेशली मैं बात करूंगा, ये जो 170
बिलियन रुपीस का मिनी बजट उन्होंने अनाउंस किया, उसमें भी सेल्स टैक्स को 1% बढ़ाया है, बाकी जगह फिक्स टैक्सेस लगा दिए हैं, मैरिज हॉल पे फिक्स टैक्स लगा दिए। तो ये सारे के सारे जो है और ऑप्शंस क्या थे शमशुल रिग्रेसिव। नहीं, इसमें हम क्या कर सकते थे? मजीद ट्रेडर्स को टैक्स नेट में ला सकते थे या क्या, किस तरह से हो सकता था, क्या हो सकता इस वक्त सिचुएशन ये है कि एक तरफ हमारी जो है इन्वेस्टमेंट श्रिंक हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारा रेवेन्यू शॉर्टफॉल आ रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स भी हमारी डिक्लाइन कर रही है। तो हमें जो अगर इस वक्त आपको कोई इकदाम लेने, तो हमें टैक्स नेट पे उन लोगों को लाना है जो टैक्स नेट में नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो इकदाम किए गए वो सिर्फ वही किए गए हैं जो ऑलरेडी टैक्स नेट पे, उनके ऊपर ही बर्डन डाला गया है, जिसकी वजह से ये होगा कि आपके पास जो परफॉर्मेंस है जो प्राइवेट सेक्टर की, जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है टैक्स देने का, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में तो इसकी प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं है, तो इस वजह से वो भी सेक्टर लार्ज स्केल से लेकर छोटे सब के सब नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो आपके पास क्या ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कोई आपने कोई सोल्यूशन अप्लाई ही नहीं किया? आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं है इसमें, आप समझते हैं? फरूख सलीम साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या इसमें हम मजीद उस तरफ आगे बढ़े रिग्रेसिव, या हमने कोई चीज की है जिससे आपको लगता है कि दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस गवर्नमेंट्स या जो हम पहले करते आए हैं उससे? फरूख सलीम साहब, पहली बात ये है कि हमारा एक्चुअल मसला जो है सियासी है, मैं समझता हूँ वो माशी नहीं। जो गलत सियासी फैसले किए जाते हैं उसके नतीजे में आज मईशत जहाँ खड़ी है, ये सियासी फैसलों के नताइज सामने आ रहे हैं। माशी मसाइल रियली नहीं है, ये सियासी मसला। जो तीन चीजें हैं आपने जिक्र किया टैक्सेस का, वो तो आप समझिए कि एक छोटा सा टीका है, वो 170 अरब रुपए का। उससे पहले जो दो बम फटे हैं उनको भी इसमें जमा कर लें। जो 250 अरब का एक बम है वो बिजली का बम है, उससे बड़ा बम जो था वो गैस का है, वो तकरीबन 350 अरब का है। तो अगर आप ये तीनों जमा कर लें, कोई 250 अरब बिजली की मद में, कोई 350 अरब गैस की मद में और कोई 170 अरब टैक्सेस की मद में, तो ये मजमूई बोझ जो है ये कोई लगभग 800-900 अरब रुपए का है। और ये अगले 3 या 4 महीने में इकट्ठा करना है जो हुकूमत ने वादा किया है। सर, ये बोझ उन्हीं लोगों पर है जिन पर ऑलरेडी बोझ था, या ये नए लोगों पर बोझ है? आप इसको किस तरह देखते हैं कि इस टैक्सेस को इस लिहाज से? देखिए, एक चीज इसमें से निकाल दें, जो वो बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास वाले टिकट्स हैं उसमें जो इजाफी 50,000 रुपया लगाया गया है, बाकी तो सारा का सारा जो है वो इंडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा। और इंडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि उसको रिग्रेसिव कहते हैं, यानी कि जालिमाना टैक्स कह लें। और वो जो गरीब तरीन तबकात हैं पाकिस्तान के, उसका तकरीबन सारा बोझ जो है वो गरीब तरीन तबकात पे पहुंचता है। वो जो मैरिज हॉल वाला मामला है उसमें से मैं नहीं समझता हूँ कि हुकूमत को कोई ज्यादा टैक्स मिल पाएगा, बिकॉज वो ज्यादातर डीलिंग सारी जो है वो कैश पे होती है, ऑलरेडी कैश पे हो रही है, तो उसके ऊपर अमल दरामद करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, और एक टैक्स और था फरूख साहब, ये मैं इसाकदार साहब का अगर हम सुनवाते भी हैं, वो कह रहे थे कि बैंक्स ने बहुत विंडफॉल गेन्स किए हैं अपने एक्सचेंज के ऊपर, वो उस पर कोई टैक्स लगाएंगे। वो क्या कह रहे थे इसाकदार साहब, और उनको चार्ज भी करेंगे विंडफॉल गेन्स के ऊपर। लेट्स हियर दिस, के इसाकदार साहब ने कुछ दिन कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, वो टैक्स किधर गया है, वो टैक्स, ये भी सवाल उठाएंगे। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। आपका डॉलर की होर्डिंग का ताल्लुक है, वो मैंने अर्ज किया कि जो ट्रांजैक्शंस एक स्पेकुलेशन के तहत की गई वो हमारे नोटिस में है, हमने नंबर सारे लिए हुए हैं, चेक डेटा एज लेट एज 2 दिन पहले हमने इकट्ठा किया, हम इकट्ठा कर रहे थे, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। हम अकेले नहीं है, आई कैन कोट हाफ ए डजन कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जब वहां भी विंडफॉल गेन इस तरह लिया जाता है तो फिर जो कौम है, जो खजाना है पब्लिक का, वो ट्रेजरी आती है और लेती है उसका हिस्सा वापस, हम लेंगे इंशाल्लाह। तो ये हिस्सा भी वापस नहीं लिया गया फरूख अली साहब? खान साहब, यहाँ पे आप सोचिए कि एक बहुत बड़ी गलती से IMF ने हमें बचा दिया। यहाँ पे इन वजारत खजाना का ये मंसूबा था कि आपके और मेरे जो बैंक में डिपॉजिट पड़े हैं उनके ऊपर टैक्स लगा दिया जाए। IMF का कहना यह है कि भाई आपने जो टैक्स लगाने हैं वो सस्टेनेबल बेसिस पे हो, तकरीबन मतलब यह है कि वो हर साल लग सके। अब वो एक साल आपने अगर बैंक डिपॉजिट पे लगा दिए तो क्या हो जाएगा? अगर एक दफा आपने आपके और मेरे जो बैंक में डिपॉजिट पड़े हैं उसके ऊपर 1% टैक्स लगा दिया, तो ये तो IMF ने हमें गलती करने से बचा दिया कि सस्टेनेबल टैक्स हो जो कि हुकूमत हर साल लगा सके, कोई इमीडिएट एक वक्त का खेल नहीं है। लेकिन ये जो 800 अरब रुपए के टैक्स का मतलब ये है सफान साहब के लगभग 30,000 रुपया फी पाकिस्तानी फैमिली, यानी कि हर खानदान जो पाकिस्तान में बसता है उसके ऊपर 30,000 रुपए का ये इजाफी बोझ आएगा। मैं राना साहब आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो 800 अरब का टैक्स ये बता रहे हैं फरोज साहब कैलकुलेशन करके, और दूसरा
ये विंडफॉल गेन का टैक्स क्या आईएमएफ ने नहीं लगवाया या हम चाह रहे थे लगाना, क्या इसकी बात है, अंदर की कुछ कहानी तो बताएं राणा एहसान साहब। सबसे पहले तो जो मैरिज हॉल्स पे जो टैक्सेस लगे हैं, जो सिगरेट्स के ऊपर टैक्सेस लगे हैं, ये गरीबों को टैक्स नहीं किया जा रहा। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी रेकमेंड करती है कि सिगरेट्स के ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाएं। तो हमने कोशिश की है। देखें, मैं एग्री करता हूं कि जब आप सेल टैक्स को 1% आप बढ़ाते हैं तो ये पहले ही बहुत हाई शरह के ऊपर हैं, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के अंदर हमारा IMF का मुआहदा बहाल कराना ये मकसूद था, और डायरेक्ट टैक्सेशन को फौरी तौर पे बढ़ाना, अब उस लेवल पे लेके जाना मुमकिन नहीं था। तो ये बिल्कुल रिग्रेसिव टैक्स है सेल टैक्स, और इसको बढ़ाना कोई अच्छा इकदाम नहीं था। लेकिन इस सिनारियो के अंदर जहां शॉर्ट टर्म में हमने IMF का मुआहदा बहाल कराना, और इसके अंदर हफ्तों की भी देरी जो है वो मुल्क के लिए बेपनाह नुकसानदेह है, तो मैं समझता हूं कि ये अभी जो प्रायोरिटी है हुकूमत की वो यही है कि IMF का मुआहदा बहाल हो और मुल्क की जो रिजर्व्स की सिचुएशन है वो बेहतर हो। यही एक रास्ता है। जहां तक आप कह रहे हैं कि ये जो विंडफॉल प्रॉफिटेरिंग हुई है, इसके ऊपर डेफिनेटली टैक्स लगना चाहिए। जहां पूरा मुल्क सफर कर रहा है या बिजनेसेस सफर कर रहे हैं, और अगर एक सेक्टर जो है, जो बैंकिंग सेक्टर है, अगर वो हाई प्रॉफिट कमा रहा है, और उसके अंदर ये जो इंटर बैंक और जो ओपन मार्केट के डॉलर्स का भी फर्क रहा, या जो भी इश्यूज जिसकी वजह से उन्होंने अगर मार्केट के अंदर डिस्टॉर्शन थी और उससे फायदा उठाया, तो डेफिनेटली हुकूमत जो है ये राइट रखती है कि उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए। और तो मैं समझता हूं कि उससे भी आम आदमी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल दीज आर टफ टाइम्स, हर बंदा जो है वो परेशान है। समझते लगना चाहिए, लेकिन लगा क्यों नहीं? दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जी, लगा क्यों नहीं, ये असल सवाल है। लग क्यों नहीं सका ये टैक्स? इसादार साहब भी समझते हैं लगना चाहिए, आप भी समझते लगना चाहिए। वर्किंग जारी है। अच्छा, इस पे अभी डिबेट जारी है। इसके ऊपर शायद आने वाले चंद हफ्तों में या दिनों में कोई जो है वो इस पे चीजें जो है वो मूव फॉरवर्ड। सर, डिबेट किसके साथ, IMF के साथ जारी है या आपके अपने हलकों में जारी है कि लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, या किसी का IMF का अप्रूवल चाहिए? किस वजह से डिबेट जारी है? IMF के साथ नहीं जारी। अच्छा, क्योंकि जिस तरह फरूख साहब कह रहे हैं कि हमें बचा लिया IMF ने गलती करने से बड़ी। देखें, ये फरूख साहब सही कह रहे हैं कि जो सियासी फैसले होते रहे पिछले सालों के अंदर, वो उन्होंने नुकसान पहुंचाया। मिसाल के तौर पे अगर गैस प्राइसिंग है, वो साल में 2 दफा उसके ऊपर जनवरी और जुलाई के अंदर जो है ओगरा अपनी रिकमेंडेशंस देता है कि वो प्राइसिंग बढ़नी है, और दुनिया के अंदर जो है वो एनर्जी कॉस्ट बढ़ रही है और आपकी इंटरनल कॉस्ट भी बढ़ी है, और आप उसको पास ऑन नहीं करते। ये एक सियासी फैसला है कि आप पास ऑन नहीं करते। तो फिर उसके नतीजे में जब 1400 अरब का आपका गैस सेक्टर में डेट एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वो चीजें फिर डेफिनेटली मुल्क को नुकसान और इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाती हैं। वो करेक्शन, हमें इन चीजों के फ्लोज को रोकना पड़ा है। हमें बिजली के जो लॉसेस जो एक्यूमुलेट हो रहे थे सर्कुलर डेट की शक्ल में, उसके फ्लो को हमें जो है वो ब्रेक लगानी पड़ी है। गैस के सेक्टर के अंदर जो लॉसेस थे उसके फ्लो में हमें ब्रेक लगानी पड़ी। ये भी सर एक सियासी फैसले थे जिन्होंने पाकिस्तान की, ये विंडफॉल वाला भी एक सियासी फैसला मतलब है, हम समझेंगे फिर इसको भी एक पॉलिटिकल डिसीजन आप लेंगे तो फिर आप कर सकते हैं। ये मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सियासी फैसला है, ये कुछ कंसिडरेशंस हैं इसमें, फिर उसके बाद लेंगे फैसला। नहीं, ये देखें, ऑब्वियसली अगर कॉर्पोरेट सेक्टर के जो टैक्सेस हैं वो तो सबके सामने हैं और काफी हायर साइड पे हैं पाकिस्तान के ऊपर। अगर जो फर्दर अगर आपने टैक्स लगाना है तो वो अनफेयर भी नहीं होने चाहिए, लेकिन उसके ऊपर वर्किंग जारी है। वर्किंग जारी है। मैं शमसुल साहब आपका मौके भी लेता है इस पे, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आते जो कैलकुलेशंस आई हैं मुख्तलिफ रिसर्च हाउसेस से कि कितना इम्पैक्ट है रेवेन्यूज़ का इन टैक्सेस का नेशनल किटी के ऊपर, इस पर भी हम आपके सामने फिगर्स रखेंगे। गैस के हवाले से कुछ इंडस्ट्रीज इश्तिहारात दे रही हैं, वो क्या इश्तिहारात हैं ये भी आपको रखते हैं आपके सामने। इस ब्रेक के बाद मैं चाहता हूँ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। जो गैस के हवाले से कीमतों में इजाफा हुआ उसकी तफसीलात पहले आपके सामने रखते हैं। निर्खों में 113% इजाफे का फैसला हुआ। घरेलू सार्फिन समेत मुख्तलिफ शोबों के लिए गैस 16 से 113% महंगी कर दी गई और सार्फिन को प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड की 13 कैटेगरीज में तकसीम कर दिया गया। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 50 रुपये फिक्स चार्जेस आयद होंगे, नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 500 रुपये फिक्स चार्जेस आयद करने का फैसला किया गया है।
महाना 100 यूनिट वाले गैस सार्फिन के लिए गैस 100 रुपये फ़ी MMBTU महंगी होगी। इस तरह 150 यूनिट महाना वाले घरेलू सार्फिन के लिए 47 रुपये, 200 यूनिट महाना घरेलू सार्फिन के लिए 247 रुपये, 300 यूनिट महाना घरेलू सार्फिन के लिए 362 रुपये और इस तरह 400 यूनिट वालों के लिए 893 रुपये। ये उसकी तफसीलात हैं। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग जो गैस के हवाले से चीज़ें हुई हैं, ये एक इश्तिहार है, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा एप्टेमा का, जिसमें इस इश्तिहार के मुताबिक पंजाब इंडस्ट्री इज़ बीइंग थ्रोन अंडर द बस। मैं शम्सुल इस्लाम साहब आपसे पूछना चाहूँगा ये क्लेम कर रहा है एप्टेमा कि ये जो आपकी इंडस्ट्री सिंध बेस्ड इंडस्ट्री है, आप कराची चेंबर से भी हैं नायब सदर, ये मुझे बताएं सिंध बेस्ड इंडस्ट्री विल बी रनिंग गैस टू द मैक्सिटी जनरेशन कॉस्ट 4 सेंट्स और ₹11 पर kWh, और पंजाब में लिखा है जी कॉस्ट ऑफ सेल्फ जनरेशन ऑफ पंजाब बेस्ड इंडस्ट्रीज इज विल बी 11.5 सेंट्स और 31 रुपए यानी 31 रुपीज पर kWh। तो वो कह रहे हैं जी कि ये कॉम्पिटिटिव नहीं रही आपकी पंजाब और सिंध की इंडस्ट्री, और आप वो मुतालबा कर रहे हैं इश्तिहार में कि आपने पंजाब की इंडस्ट्री को नेगेटिवली हिट किया है, आप 19.99 रुपए पूरे एक्सपोर्ट सेक्टर को यूनिफॉर्म दें गैस। शम्सुल इस्लाम साहब, क्या आप कह रहे हैं कि ये वाकई में ऐसा है कि पंजाब में अलग रेट है और सिंध में अलग है रेट? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जहां से गैस निकलेगी उस सूबे का पहला राइट है। exactly. और पंजाब जो है इस वक्त अगर CN आपके LNG ले रहा है तो उसकी तो इम्पोर्टेड कॉस्ट वैसी होती है, ज्यादा हाई होती है। तो वो कैसे ये ब्लेम कर सकते हैं कि जी पाकिस्तान में जो सुबह प्रोड्यूस कर रहा है गैस, वहां के लोगों को डिप्राइव किया जाए और उसकी जो है आगे दूसरे तक पहुंचाया जाए, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो जाएगा। इसमें तो आप देखें ना कि आपका जो राइट कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि कोई चीज अगर जहां से निकलती है उसको आपको वहां पे पहले वहां देनी है, और सिंध सूबे का ये हक है कि उसको पहले उसकी गैस जो मिलती है उसको दी जाए। और अगर कोई LNG इंपोर्ट करके दी जा रही है तो वो तो महंगी है, तो उसके हिसाब से कॉस्टिंग उन्हें फिर भी उनको सस्ती मिल रही है पंजाब में। ये तो एक अजीब सी एक नई चीज, एक पॉलिटिक्स को प्ले करने की कोशिश की जा रही है। तो ये एप्टेमा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ब्लैकमेलिंग है, मतलब क्या है ये? फिर हुकूमत को क्या करने की कोशिश है ये, आप क्या समझते हैं? देखिए जी, हुकूमत को तो जो चाहिए कि पहली बात यह है कि सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो इस वक्त एक्सपोर्ट बढ़ाने की पाकिस्तान की है। इस वक्त पाकिस्तान में एक्सपोर्ट मुसलसल आपकी टेक्सटाइल का अक्टूबर से कम हो रही है, दूसरी सेक्टर्स की भी आपकी जुलाई से एक्सपोर्ट कम हो रही है। तो आप ऐसे इकदाम लें जिससे पाकिस्तान से एक्सपोर्ट बढ़े, ना कि एक्सपोर्ट्स को कम किया जाए। इश्तिहार में तो लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट, लोअर एक्सपोर्ट्स, बैंकरप्सी, इमीडिएट इंटरवेंशन टू करेक्ट इनजस्टिस, फिर आगे लिखा है पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड फर्दर डिटोरिएशन इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो ये तो डराया जा रहा है हुकूमत को। शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर लगाई हुई है, सादर साहब की तस्वीर लगा के, ये क्या खौफ, ये क्या कहने की कोशिश कर बढ़ी रही है? सैफान साहब देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है जब लार्ज स्केल के सेक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है सब उसकी डाउन हो रही है, श्रिंक कर रही है। बड़े बड़े आपके यूनिट जो ऑटोमोबाइल के हैं या दूसरे टेक्सटाइल हैं वो बंद हो रहे हैं, तो उस पे तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ने की, ये तो एक फैक्ट है कि ये हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल जो पॉलिसीज है वो हिट कर रही है इस वक्त इकोनॉमी को। और यही आपका जो है टैक्स रेवेन्यू जो आपका जो शॉर्टफॉल आएगा आगे, उसकी वजह भी यही बनेगा कि आपके पास जो है, अब अगर बिजनेस प्राइवेट सेक्टर जो है बड़ा लार्ज स्केल सेक्टर है वो अगर परफॉर्म नहीं कर सकता तो लोकल आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा, फिर एक्सपोर्ट्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो वो आपकी वैसे मार्केट से आउट हो गई। अब करेंसी डिवैल्यूएशन हुई, उसके बावजूद आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही। उसकी वजह यह है कि आपके पास जो है मटेरियल जो है वो ओवर नाइट प्राइसेस बढ़ जाती है, जिसके पास जो इन्वेंट्री थी उसमें तो फायदा हुआ, लेकिन उसके बाद आगे से तो आपकी प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। हमारी तो जो है ना जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है इस वक्त वो सबसे ज्यादा हिट कर रहा है पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी को। अच्छा, ये जो इंडस्ट्री वाला मसला है इसको आप पॉलिटिक्स कह रहे हैं सर, पंजाब वाली, ये पंजाब सिंध वाला, ये राना एहसान साहब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये आपको हमेशा से हमने देखा है, आपकी हुकूमत हो कोई भी हुकूमत हो, एक लॉबी है जो बाकायदा इन्फ्लुएंस करती है, आगे पीछे गैस के रेट्स और सब्सिडी लेने की कोशिश करती है। आप लोगों ने एक फैसला किया है, अब ये इश्तिहार लग रहा है कि बैंकरप्सी हो जाएगी, इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, $10 अरब का नुकसान हो जाएगा। सर ये क्यों ऐसा हो रहा है, और ये लॉबी है, क्या है ये, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोगों के साथ? राना साहब देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को वैल्यू एडेड इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए है जी। और टेक्सटाइल के अंदर भी जो पॉलिसी रही है वो वैल्यू एडेड की तरफ इतना झुकाव उसका नहीं रहा। तो यहाँ मिसाल के तौर पे यान की अगर इंपोर्ट है तो उस पर ड्यूटीज़, या कॉटन की यान के ऊपर ड्यूटीज़ नहीं होनी चाहिए, ड्यूटी फ्री होना चाहिए। यही सक्सेस रहा है बांग्लादेश का। यहाँ हमारे जो लेस वैल्यू एडेड आइटम्स रहे हैं टेक्सटाइल के अंदर, वो उनका जो प्रोडक्ट है वो प्रोटेक्टेड रहा है, उसके ऊपर ड्यूटीज़ लगी रही हैं, जिसकी वजह से जो गारमेंट्स और हाउजरी है वो उस तरीके से जो है वो उभर के नहीं आई। देखें, दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि जो इशू है टैरिफ डिफरेंशियल का,
वो क्योंकि इंडिजिनस गैस जो है वो उस तरीके से उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है टेक्सटाइल सेक्टर को पंजाब के अंदर, और उनको एलएनजी के ऊपर इन्हिसार करना पड़ता है। ये 18th एनएफसी अवार्ड की जो डिवीजन है गैस की उसके लिहाज से, और जो इंडिजिनस गैस है वो सिंध में अवेलेबल है, और उसका जो डिफरेंशियल है वो है एग्जिस्ट करता है, और वो उस डिफरेंशियल से एक बेनिफिट जो है, जो वही सेम इंडस्ट्री अगर सिंध में है उसको वो बेनिफिट मिलता है। ये तो मैं इससे एग्री करता हूँ, लेकिन इसके अंदर कोई तरीकाकार नहीं है सिवाय इसके कि आप इंडिजिनस प्राइस जो है वो उसको इंडिजिनस प्राइस गैस की जो है उसको सिंध के लिए आप इंक्रीज कर दें इस हद तक या बराबर ले जाएं एलएनजी के, तो वो भी अनफेयर है। लेकिन इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए है, और गवर्नमेंट एंगेज कर रही है स्टेक होल्डर्स को इस मामले के ऊपर। आप लोग प्रेशर टैक्टिक्स में तो नहीं आएंगे राना एहसान साहब, क्योंकि अक्सर हमने देखा है ये सारे जो भी वज़रा खजाना रहे हैं ये उनको इन्फ्लुएंस में ले आते हैं जी। अभी तो जो स्पेस है रिलीफ देने का वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अभी तो आपने मुल्क को बचाना है, आपने मुल्क की मईशत को जो है वो सरवाइव कराना है, उसको रिवाइव करना है। तो मैं समझता हूँ ये सारे मामलात जो हैं इंडस्ट्री भी समझती है, उनके सामने रखे जाएंगे। तो प्रायोरिटी ये है कि जो है एक्सपोर्ट सेक्टर को डेफिनेटली वो सपोर्ट हम जो मुमकिना तौर पे इन रिसोर्सेज के अंदर दे सकते हैं वो देनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपने जो बड़े मामलात हैं उनको भी चलाना है, आपने अपने रिजर्व्स बिल्ड करने हैं और आईएमएफ के प्रोग्राम को आपने मुकम्मल करना है। अच्छा, आवाम का रिस्पांस जो महंगाई के ऊपर और पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें बढ़ने के ऊपर आया है वो आपको ज़रा सुनाते हैं फरूख सलीम साहब, फिर आपका मौक़िफ़ भी इस पर हासिल। आवाम तंग है महंगाई से, आवाम क्या कह रही है ज़रा सुनते हैं। यहाँ 10 दिन के बाद ये सिलसिला जारी है। पहले तो आईएमएफ से मुज़ाकरात करते आईएमएफ से, लेकिन इसका पेट्रोल का जिक्र नहीं किया, गैस और दूसरों का किया, और रात को आवाम को धोखा दिया। खाना मजबूरन खाना पड़ता है, जाहिर बात है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही गवर्नमेंट, और आवाम भी ऐसी है कि कौम की तरह जीने का इनको कोई ढंग नहीं पता, बजाय इसके कि बाहर निकल के किसी का कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाओ। 300 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, 700 रुपये का घी हो गया, तो गरीब बंदा किधर जाए? 20,000 रुपये में गुजारा होता है। ये इमरान खान को या नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ को बोले 20,000 में आके गुजारा करे, तो हम भी उनके साथ हैं। फरूख सलीम साहब, आप क्या, आपको आगे क्या नज़र आ रहा है? ये यानी ये बढ़ना है और ये स्पेस और कम होना है आवाम के लिए, आम आदमी के लिए, या इसमें कोई बेहतरी नज़र आती है इन द नियर फ्यूचर? अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ, क्या नज़र आता है आपको फरूख साहब? देखिए, तब हमारे यहाँ हुकूमतें आती हैं और कुर्बानी का बकरा ढूंढती हैं, और आसान तरीन जो कुर्बानी का बकरा है वो आईएमएफ है। पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है, आईएमएफ की शर्त है। बिजली की कीमत बढ़ानी है, आईएमएफ की शर्त है। गैस की कीमत बढ़ानी है, आईएमएफ की शर्त है। देखिए, आईएमएफ कहीं किसी भी मुल्क को ये नहीं कहता कि आप अपनी बिजली की कीमत बढ़ा दें, आप अपनी गैस की कीमत बढ़ा दें। वो हुकूमत से ये कहता है कि आप 100 करोड़ रुपए का रोजाना का बिजली के शोबे में नुकसान कर रहे हैं, तो 1 अरब का नुकसान है, खुदाया वो नुकसान बंद करें। गैस के अंदर आपकी जो लीकेजेस है वो कोई 19-20% जितनी गैस है उसमें से 19-20% जो है वो लीक हो जाती है। वो कहता है कि जी ये लीकेज को दूर करें। जब हमारी हुकूमतें फेल हो जाती हैं, चोरी को कंट्रोल नहीं कर पाती, लीकेजेस कंट्रोल नहीं कर पाती, जो इनएफिशिएंट सिस्टम के अंदर उसको पूर्ण नहीं कर पाती, तो फिर उनको रेट बढ़ाने पड़ते हैं। और हुकूमती वज़रा के लिए बड़ा आसान है कि जी रेट बढ़ाना पड़ रहा है बिकॉज आईएमएफ की शर्त है। आप यकीन कीजिए ऐसी कोई आईएमएफ की शर्त नहीं होती कि आप कीमत बढ़ा दें। तो यहाँ पे ये सिलसिला चल रहा है, और अब से नहीं, ये कब से चल रहा है कि अपनी जो कमजोरियां हैं, अपनी जो नाकामियां हैं, वो आईएमएफ के ऊपर डालने की कोशिश की जाती है, और अभी भी यही हो रहा है। फ्यूचर में भी लगता है कि यही होता रहेगा कि अगर हमने अपने इन सेक्टर्स को इस्लाहात की तरफ अगर हम ना बढ़े, चाहे वो बिजली का सेक्टर हो, चाहे वो गैस का सेक्टर हो, और चाहे वो आपका टैक्सेस का सेक्टर हो। देखिए, टैक्सेस का मामला ये है कि हम जब आईएमएफ के साथ मुआहदा करते हैं तो हम उनको बताते हैं कि जी हमारी आमदन ये होगी हुकूमत की और हमारे अखराजात ये होंगे। अब वो 4 महीने बचे हैं इस माली साल के अंदर, और वो सारे के सारे अहदाफ जो हैं वो हम अचीव नहीं कर पाए, तो फिर वो हमें 170 अरब के इजाफी टैक्सेस लगाने पड़ते हैं, और कुर्बानी का बकरा आईएमएफ। अच्छा, और ये जो साहब ये जो इम्पैक्ट है इनका, इन टैक्सेस का, जो खासतौर पे एयर टिकट्स और विद होल्डिंग टैक्स ऑन मैरिज हॉल्स है, ये अगर मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउसेस को मैं देख रहा था, उनकी रिसर्च आई, जो रिपोर्ट्स आती हैं, तो एक जो टिकट्स का है वो 5 अरब रुपए इम्पैक्ट है, और विद होल्डिंग टैक्स का 2 अरब रुपए इम्पैक्ट ऑन मैरिज हॉल्स।
ये टोटल 7 बिलियन रुपीस का इम्पैक्ट है। जो मेजर इम्पैक्ट है वो जीएसटी 65 बिलियन और जो आपकी एफईडी ऑन सिगरेट्स है वो तकरीबन 60 बिलियन। तो मेजॉरिटी तो यही है। मैरिज हॉल और ये टिकट तो 7 अरब रुपए बनता है, दैट इज पीनट्स, कुछ भी नहीं है। फारूक साहब देखिए, सिगरेट्स के हवाले से आप सही कह रहे हैं, कोई 60 अरब है और जो जीएसटी बढ़ा है 17 से 18 उसका कोई 55 अरब है, और फिर वो मीट मशरूबात है, एयरलाइन है और कुछ विदहोल्डिंग टैक्सेस है 55 अरब वो है। तो तीनों मिला के 170 अरब बनते हैं। मेरे ख्याल में सैफान साहब जो मैरिज हॉल वाला मामला है छोटा मामला है और उसमें कलेक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी भी जो मैरिज हॉल्स की ज्यादातर ट्रांजेक्शन हैं, डीलिंग है, वो कैश पे है, उस पर अमल दरामद नहीं हो पाएगा। सिगरेट के ऊपर 60 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा कर लेना मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा स्टेप है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आप दुनिया भर में देखें इसको सिन टैक्सेस कहा जाता है कि गुनाह करने का टैक्स है अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल हो जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस गुफ्तगू को नाज़रीन इस ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। हुकूमत बार बार ये कोशिश कर रही है कि वो ये बावर करा सके कि मौजूदा महंगाई और मौजूदा महंगाई की लहर या IMF की कड़ी शराइत की वजह 2019 का मुआहदा है जो कि इमरान खान साहब ने किया था, और ये हकीकत भी है। लेकिन ये तमाम चीज़ें कम्युनिकेट करने में कितना मुश्किल हो रहा है और हुकूमत अवाम इस बात को मानेगी व नहीं मानेगी, इस सवाल के ऊपर हम आएंगे। मरियम नवाज साहबा क्या कह रही थी, नूली की क़यादत क्या कहती है इस बारे में, लेट्स हियर दिस फर्स्ट। क्या कहा जाता है उनकी जानिब से, लेट्स हियर दिस। ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को और इसहाक डार साहब को IMF के साथ नेगोशिएट नहीं करना चाहिए, इसको लाके बिठाना चाहिए घड़ी चोर को कि ये बैठे और बताए कि मैंने IMF से क्या मुआहदा किया है, क्या शराइत रखी, हर चीज उनके हाथ में दे दी और फिर जाते जाते आप उस मुआहदे को फ्लाउट भी करके चले गए। आज हम अगर उस मुआहदे को ऑनर करते हैं तो महंगाई आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, और आज अगर हम उस मुआहदे को ऑनर नहीं करते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के नहज पे पहुंच जाता है। तो ये तो चाहते हैं, ये इंतजार में बैठे हैं। आप शौकत तरीन साहब की ऑडियोज देख लें, इन्होंने पूरी कोशिश की, वो जो ऑडियो लीक्स हुई है उसमें इन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए। ये जो बार बार श्रीलंका करते हैं ना, ये इनके दिल की आवाज है कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। हुकूमत क्या इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकी है ये मैसेज शमसुल इस्लाम साहब? शमसुल इस्लाम साहब हमारे साथ हैं जी। गालिबन शमसुल इस्लाम साहब से रब्ता हमारा है इस वक्त। शमसुल इस्लाम साहब नहीं जी, शमसुल साहब हम रिकनेक्ट करते हैं। लेकिन राना एहसान साहब आपकी तरफ भी ये सवाल लेकर आऊँगा, लेकिन साथ साथ ऑपोजिशन ये कह रही है कि आपकी तवज्जो इस वक्त इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने या केसेस बनाने पर है, मईशत पर नहीं है। और दूसरा ये सवाल भी कि आप लोग इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं इस हकीकत को कि 2019 का मुआहदा था और उसमें गड़बड़ थी और फिर शौकत तरीन साहब डिफॉल्ट करके चले गए। देखिए, सबसे आसान काम हुकूमत को सलाखों के पीछे अगर ऑपोजिशन को, इमरान खान को, PTI को हमने सलाखों के पीछे डालना था तो वो नैब के काले कानून थे कि जिसके अंदर इंक्वायरी स्टेज पे ही हम चाहते तो सबको एसेट बियॉन्ड मीन के केस बना के अंदर कर लेते। हमने उस बाब को बंद कर लिया। तो हुकूमत जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो है वो नैब के काले कानून के जरिए नहीं कर रही। जहाँ तक नैरेटिव की बात है, देखें मरियम बीबी इस वक्त मैदान में हैं, वो चीज़ों को अब हैंड्स ऑन डील कर रही हैं, डेली कम्युनिकेट करती हैं मीडिया से। तो इसी तरह इसहाकदार साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि वो अवाम को समझाएं कि क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अवाम पाकिस्तान की बाशऊर है, वो समझती है कि ये जो मजबूरी के फैसले आज हमें करने पड़ रहे हैं, ये ना किए जाएं तो जो नताइज हैं वो और ख़राब होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम समझते हैं कि हम अवाम को एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये जो महंगाई का एक तूफ़ान है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम तो सिर्फ सफाई कर रहे हैं उस गंद की जो इमरान खान ने डाला। और अगर हमारी परफॉर्मेंस देखनी है तो वो 2013 से 2018 की परफॉर्मेंस है, जिसके अंदर ये जो मुल्क था 24th बड़ी इकॉनमी था और इसकी स्टॉक मार्केट जो है $100 अरब के ऊपर 2017 दिसंबर के अंदर खड़ी थी। तो इंशाअल्लाह ताला अगर हमें 5 साल का टेन्योर मिला तो हम दोबारा इस मुल्क को उसी जो है वो तर्ज पे लेके आएंगे, इसको स्टेबलाइज करेंगे, इसकी इकॉनमी को, और बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। शमसुल इस्लाम साहब आप बताइएगा, आप समझते हैं आवाम समझ पाएगी इस बात को कि ये 2019 की वजह से है आज की महंगाई,
यह बड़ा मुश्किल है आवाम के लिए समझना। देखिए जी, सबसे आसान तो इस वक्त हुकूमत के लिए ये काम था कि ये जो बजाय इसके कि टैक्स लगा के इन्फ्लेशनरी इकदाम करने के और महंगाई में और आवाम को झोंकने के, ये अपने अखराजात को कम करते हैं। क्योंकि IMF आपको ये नहीं कहता कि तेल महंगा करो, दूध महंगा करो या कोई और चीज महंगी करो, वो कहता है कि आप अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करो। तो उसका बेहतरीन तरीका तो ये होता है कि अपनी बचत की जाए। अभी हमारे सामने जो इकदाम आ रहे हैं वो आवाम के पास भी आ रहे हैं कि FBR जो इस क्राइसिस में भी अगर 155 गाड़ियां लग्जरी इंपोर्ट करना चाह रहा है और 1 बिलियन से ज्यादा की वर्थ की, तो वो ये सारी चीजें तो आवाम अब समझने लगी अच्छी तरह से। महंगाई हुई है कि आपको जो गाड़ियां अगर खरीदेंगे, ये कह रहे हैं नहीं इंपोर्ट कर रहे राना एहसान साहब, तरदीद कर रहे हैं इसकी। नहीं, कोई इंपोर्ट नहीं कर रहा गाड़ियां, ये गलत है। हुकूमत एक गाड़ी भी इंपोर्ट करेंगे, मैं इंपोर्ट नहीं, परचेज करेंगे वो। और इससे पहले आपने जब क्राइसिस में मुल्क चला था, $1.2 बिलियन की गाड़ियां इंपोर्ट की गई, ये ऑन रिकॉर्ड है। आपको अपनी बेल्ट टाइट करनी है। हुकूमत पाकिस्तान ने कोई नई गाड़ी परचेज अपनी बेल्ट टाइट कर ले। हुकूमत पाकिस्तान ने ना कोई गाड़ी परचेज की है, ना वो आगे परचेज करने जा रही है। अब ये तो मैं ना मानो वाली बात हो गई ना कि आप अभी तक जो आपको जो फंडिंग मिली है कि अपने सिस्टम को इम्प्रूव करें, FBR को अपनी उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए जो फंडिंग मिली है वो गाड़ियों से पूरी नहीं होगी। वो इंटेलिजेंस आप अपने IT इंटेलिजेंस यूज करें, AI यूज करें, आप अपने सिस्टम को अपग्रेड करें, अपनी टीमों को मार्केट में भेजें। दुनिया में ये होता है कि मिजरी शॉपिंग की जाती है, यहाँ कौन मिजरी शॉपिंग करने जाता है? आपका FBR वाला। आजकल तो स्टेट बैंक ने भी 1-2 केस किए, उसके बाद उससे भी कुछ नहीं किया। तो आप जरा अपने सिस्टम को एफिशिएंट बनाएं, बाहर निकले कमरों से, तभी आपका रेवेन्यू बेहतर हो सकता है। आज भी आपका जो है बहुत बड़ा जो टैक्स सेक्टर जो नहीं दे रहा, उसको आप कवर नहीं कर रहे, आप उन्हीं के ऊपर डाल रहे हैं। ये तो तमाम चीजें हैं, लेकिन मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल फरोज साहब, ये मुझे बताएं कि हम ये मुआहदा और ये तमाम शराइत मानने और ये तमाम चीजें होने के बावजूद भी हम सही सिमत में होंगे? सिंध से मुराद हम सेफ हैं, नहीं है, या फिर हम अभी उस भी खतरे में? क्योंकि मूडीज तो कुछ और कह रहा है। किधर खड़े होंगे हम फरूख साहब? देखिए खान साहब, मामला ये है कि जिसको हम कहते हैं कि द वर्स्ट इज अहेड ऑफ अस। अभी बुरा वक्त जो है वो आने वाला जो हमारे में है वो गुजर नहीं गया। मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से एक वाज़ेह मैसेज या पैगाम आवाम को देना होगा कि यहाँ पे वो जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन, कि सारा बोझ जो है वो सिर्फ आवाम के ऊपर नहीं डाला जा रहा। हुकूमत खुद भी इस बोझ का हिस्सा बनेगी और इस बोझ को बर्दाश्त करेगी। एक पैगाम, वाज़ेह पैगाम जाना चाहिए एक्सपेंडिचर्स के हवाले से, हुकूमती अखराजात के हवाले से। आप सोचिए कि इस वक्त लगभग कोई 34 फेडरल वजारतें हैं, उनके साथ कोई 44 के करीब डिविजन्स हैं, कुछ 100 जो है उनके साथ अटैच डिपार्टमेंट्स हैं। अब 18वीं अमेंडमेंट भी हो चुकी है, 10 साल गुजर गए उसको। तो 18वीं अमेंडमेंट के बाद मैं नहीं समझता हूँ कि 34 वजारतें जो हैं वो हमें फेडरल लेवल पे चाहिए होंगी। ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 वजारतों से फेडरल में काम चलाया जा सकता है। तो जो पैगाम आवाम को देना होगा, जो हुकूमत को देना चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन का है कि ये सारा बोझ जो है ये सिर्फ 23 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर नहीं डाला जाएगा। हुकूमत खुद से इसका हिस्सा बनेगी। फरसा, ये तो बताएं, आप कह रहे हैं अभी वर्स इज येट टू कम, ये वर्स क्या होगा? और हम मुल्की लिहाज से मुझे बताएं, माशी लिहाज से, कि हमारी जो सालमियत है ये, यानी इस प्रोग्राम के बावजूद भी क्या हम खतरे में होंगे, या हम फिर तो वी वोंट नीड एनी अदर सपोर्ट, या वी वुड बी सेफ इन सेफ हैंड्स? फरूख सलीम साहब, देखिए, जो चीज हम अमूमन भूल जाते हैं जब हम बात करते हैं कर्जाजात की अदायगी की, तो ये जो 4 महीने हैं उसमें जो ज्यादातर कर्जाजात हैं वो चीन के हवाले से। अच्छा, आप सोचिए कि हमारा टोटल जो बैरूनी कर्जा है उसके ऊपर लगभग 30 से 35% टोटल कर्जा जो है वो चीन की डिफरेंट इदारों से है, उनके बैंकों से है या उनकी बायलैटरल डेट है। तो मसला यहाँ पे बहुत बड़ा मसला जो है वो चीन के कर्जाजात की अदायगी है। वहां पे उस तरफ हम ज्यादा बात नहीं करना चाहते क्योंकि उसको हम मुकद्दस एक अब सब ये मुकद्दस गाए जाना जाता है। तो यहाँ पे मसला जो है अगले 4-5 महीनों का, कोई $2-2.5 अरब तो हमने अगले महीने चीन का वापस करना है, फिर कोई $2 अरब जो है वो जून के महीने में उनका वापस करना है।